हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आशु मनी फॉर यू। मेरा नाम आशुतोष और मेरा नाम शिवम। और आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं न्यू सीरीज़। जिसमें कि हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2021 की और स्पेशली इंडिया के मैचेस। और साथ में सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो भी हमारे ड्रीम 11 यूजर्स हैं जो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे टीम प्रोवाइड करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे इंडिया को पाकिस्तान के हाथों एक करारी शिकस्त देखने को मिली। 10 विकेट से हम हारे हैं पहला मैच। हम तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करना चाहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही इंडिया के लिए गलत स्टार्ट हुई वो ये थी कि इंडिया ने जब टीम सिलेक्शन की वो एक आईपीएल के बीच में की। आईपीएल आने वाला था, सेकेंड राउंड जो दुबई में स्टार्ट हुआ, यूएई में स्टार्ट हुआ, उस वक्त मुझे लगता है कि इंडिया की जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी उसके बाद इंडिया को टीम सेलेक्ट कर लेनी चाहिए थी। या फिर हमारे पास मेरे ख्याल से विंडो भी थी 10 सितंबर तक की जो हम चेंज कर सकते थे। 10 सितंबर तक चेंज कर सकते हो। भारत ने चेंज किया भी एक। हाँ, अक्षर पटेल को देखा कि हमने अक्षर पटेल को इंडिया ने बाहर करके शार्दुल ठाकुर को अंदर लेके आए। तो मेरे हिसाब से तो यही था कि, और शिखर धवन जब हमने टीम सेलेक्ट भी किया तो शिखर धवन उस वक्त टॉप रन स्कोरर थे, ऑरेंज कैप होल्डर थे, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया इंडियन टीम ने। बल्कि हमें पता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में शिखर धवन कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद से उन्हें एक तरह से ये क्या निकाला गया कि रेस्ट दिया है हमने। जी, उनको रेस्ट का बहाना देके के इंडियन टीम ने बाहर कर दिया। तो पहली चीज़ मेरे हिसाब से शिखर धवन अंदर होनी चाहिए थी, जो टाइमिंग रही वो गलत रही। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने अगर आर अश्विन को खिलाया है अंडर 15 में आपने उसका सिलेक्शन किया है और आप उसको प्लेइंग 11 नहीं देना चाहते तो उसका कोई बेसिस बनता नहीं है 15 में होने के लिए। जबकि आपके पास युजवेंद्र चहल जैसा एक्सपीरियंस लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर जो आईपीएल में आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, इंडियन टीम के लिए साथ 2-3 साल से जुड़ा हुआ है कंटिन्यूसली ऑन रेगुलर बेसिस, आपके लिए एक बहुत रेगुलर स्पिनर है, आपने उसको बाहर कर दिया और आप अश्विन को खिलाते हैं। और पाकिस्तान के साथ हम देखते हैं कि आपने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, 3 पेसर को खिलाया, भुवनेश्वर को खिलाया। खैर वो हम बात करेंगे भुवनेश्वर का क्या हुआ क्या नहीं। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट यह कि जो सिलेक्शन हुआ इंडियन टीम का वो गलत टाइम पे हुआ थोड़ा, और अच्छी टीम हो सकती थी मेरे हिसाब से। तो दूसरी कारण आपके हिसाब से आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या रहा खराब? मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, आप जैसा आपने कहा कि उसके बारे में हमारी जो 15 सिलेक्शन हुई थी उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, वो नहीं करी, चलो कोई बात नहीं। और मेरे ख्याल से दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ा टॉक इन द टाउन है, वो फिलहाल है हार्दिक पांड्या। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जब से हम उन्हें देख रहे हैं जी, वो रेगुलर बेस पे जब भी हमें पता चलता है वो इंजर्ड ही रहते हैं। जब आईपीएल का फर्स्ट फेज हुआ था तब भी मुंबई इंडियंस ने ये कहा था कि वो शायद बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको, जी, लेकिन तब उन्हें कुछ बॉलिंग उन्हें मेरे ख्याल बॉलिंग से दी नहीं ही मिली नहीं। उनको। जी, दूसरा फेज स्टार्ट हुआ, फिर से यही कहा मुंबई इंडियंस ने कि वो बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर से नहीं दिखे। अभी जब पाकिस्तान के साथ उनका मैच हुआ तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अभी फुली फिट नहीं हूँ, और एज ए ऑलराउंडर वो टीम में है। सबसे बड़ा जो कंसर्न अभी टीम का है और जो बैलेंस इस वक्त बिगाड़ रहा है टीम का, वो सबसे बड़ा वही है कि ऑलराउंडर आपके पास नहीं है, छठा बॉलर है नहीं। जो हमने पाकिस्तान के साथ देखा कि उन्हें 5 के 5 बॉलर के साथ ही जाना पड़ा। उसमें से ऐसा ये हो सकता है कि जैसे आपके कुछ बॉलर्स के बॉल नहीं डल रही, जैसे भुवनेश्वर कुमार हमने देखा कि रेगुलर बेस पर लेग स्टम्प पे ही बॉल कर रहे थे, तो उसमें वहाँ पे एक ऑलराउंडर की बहुत हमें कमी खली। और साथ में अगर आप उनकी बैटिंग भी देखें तो जडेजा को उनसे पहले भेजा, और मुझे लगता नहीं कि जडेजा को शायद इस टाइम पे उन्हें भेजना चाहिए था। उन्होंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का शायद उन्होंने सोचा था, कप्तान कोहली ने। जी, मुझे भी लगता है कि जैसे हार्दिक पांड्या जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं तो शायद उनको थोड़ा सा और टाइम देते, ऊपर ऊपर भेजते हाँ, ताकि वही थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि 2-4 बॉल अगर आप सेटल हो उन्हें जाते। स्टार्टिंग में भेजे, थोड़ा ऊपर भेजते, उन्हें 5-10 बॉल उन्हें खेलने को मिलती। जैसे जडेजा ने आपकी 13 बॉल लगभग खेली, वहाँ पे अगर वो सिंगल डबल खेलते उसके बाद अटैकिंग करते तो शायद वो अच्छा कनेक्ट कर पाते। क्योंकि आप देखें जो पिचेस में मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर बॉल को टाइम करना इतना ईजी नहीं हो रहा है, खास करके हमने आईपीएल में भी देखा है। तो ये एक्सपीरियंस था मेरे ख्याल से जो इंडिया ने दुबई में जो आईपीएल हुआ उससे कुछ सीखा नहीं मेरे ख्याल से। फिर लगता है जिस तरह से हार्दिक पांड्या को यूज़ किया विराट कोहली मेरे ने। ख्याल से उन्हें यूज़ थोड़ा प्रॉपरली नहीं कर पा रही है जो हार्दिक पांड्या को है टीम, क्योंकि बॉलिंग वो कर नहीं रहे हैं एज ए हिटर, और हिटर के अलावा भी आपके पास टीम सिलेक्शन कोई ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं है जो प्रॉपर हिटिंग कर सके टीम में। तो मैं अगर देखूँ हार्दिक पांड्या परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन टीम के लिए। तो मैं अगर देखूँ तो हार्दिक पांड्या के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? बेंच स्ट्रेंथ हमारी हमेशा बोला जाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है। तो हार्दिक पांड्या के अलावा कुछ है हमारे पास इंडियन टीम में? फिलहाल अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर हमारे जो 15 हमने मेंबर्स चुने हैं उसमें से अगर कोई रिप्लेसमेंट आ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आ सकती है ईशान किशन की। और तो उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी हमारा 15 में है, लेकिन वो तभी आ पाएंगे जब कोई इंजर्ड हो। ईशान के श्रेयस अय्यर 15 में है हमारे?
15 में है वो। मेरे ख्याल से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उनकी ना, वो रिजर्व अगर खिलाड़ियों में रिजर्व है। खिलाड़ी है वो। हाँ वो रिजर्व खिलाड़ियों में है। पर 15 में हमारे पास ईशान किशन है। पर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि जो हार्दिक पांड्या का रोल होने वाला था इस वर्ल्ड कप में, या फिर होने वाला है, अभी तो एक ही मैच हुआ है, 6-7 नंबर पे आकर उनको हिटिंग करनी है। कि जो बेसिकली काम महेंद्र सिंह धोनी जो करते थे, आके हिटिंग करते थे, 10-15 बॉल बची हैं उसमें आपको 20-25 रन आपको टीम के लिए दे दे। तो अगर हार्दिक पांड्या को हम हटाते हैं तो उसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई इस वक्त 15 जो हमारी टीम सेलेक्ट हुई है 15 में हार्दिक पांड्या के अलावा कोई अभी प्लेयर है। मेरे पास तो फिलहाल तो उसमें एक ही, जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक ही है ईशान किशन, लेकिन उनका भी फॉर्म थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमने देखा कि जब आईपीएल में वो अपनी मुंबई फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे थे 4-5 नंबर पे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल भी उनके रन नहीं बने, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स मोस्टली स्पिनर्स के आगे वो बहुत ज़्यादा फंस रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ओपनिंग स्टार्ट करी तो ओपन में आके उन्होंने एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, मुंबई के लिए भी दी, प्रैक्टिस मैच में भी दी। तो मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हैं कि उन्हें ओपनिंग में ला के KL राहुल को नंबर 4 पे ला सकते हैं। तो चलो जो हमें आगे के मैचेस के बारे में डिस्कस करना है वो हम एक करेंगे आगे, एक और वीडियो हम डालेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। फिलहाल आपने बोला हार्दिक पांड्या एक कंसर्न थे, तो मैं भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो बहुत बुरी रही, हमने देखा वरुण चक्रवर्ती कितना अच्छा आईपीएल में खेल रहे थे, मतलब एक हवा बन गई थी उनकी। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा करके बॉलर आया है और बिल्कुल गेम चेंजर होता है इंडियन टीम के लिए। मिस्ट्री बॉलर के नाम से उनको देखा गया इंडियन टीम में। बट भाई 95% अगर हम बॉल देखें तो सारी गूगली उन्होंने डाली है, कोई वेरिएशन नहीं किया। उनकी बात करते हैं कि हम वो दूसरा डालता है, लेग स्पिन डालता है, पर जहाँ तक मैं देखता हूँ 4 ओवर उन्होंने फेंके। पहला ओवर तो पाकिस्तान ने बहुत सेंसिबल खेला, उनके पहले ओवर में 2 रन सिर्फ आए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आईपीएल खेलती नहीं है। तो वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने पहले ओवर में चेक किया कि कैसी बॉल डालता है और 2 रन आए सिर्फ, तो मतलब उन्होंने पहले ओवर में देखा। उसके बाद तो उन्होंने पढ़ लिया कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ गूगली डालता है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से एज अ ऑफ स्पिनर उनको खेला और बहुत कंफर्टेबली खेला वरुण चक्रवर्ती को आखिरी के उनके 2 ओवर में स्पेशली। हाँ देखिए, पाकिस्तान में क्वालिटी स्पिनर्स हमेशा से रहे हैं और एशियन टीम हमेशा स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेलती है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सेंसिबल उन्होंने खेला, क्योंकि उन्होंने चेक किया। और मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा वेरिएशंस, जैसे हम मिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे उनके पास दूसरा भी है, उनके पास गूगली भी है, तो वेरिएशन वहाँ पे यूज़ कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से शायद ड्यू की वजह से हो या जैसे जो भी हो, शायद वो हमें दिखा नहीं हो, या फिर जो भी हो सकता है। अब वो टीम मैनेजमेंट और वरुण चक्रवर्ती के ऊपर बात है। तो उसमें और हम ज़्यादा डिस्कस तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब तो वर्ल्ड कप का मैच जो इंडिया पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था वो ओवर हो चुका है। इंडिया 10 विकेट से हार चुकी है। और एक और बात ही, जैसे वरुण चक्रवर्ती की हमने बात करी सक्सेसफुल होने की आईपीएल में, तो उनके जो जोड़ीदार थे उसमें सुनील नारायण थे जी। तो उनका भी बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से अगर रन रोक देंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको बैट्समैन को हिटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसा होता है कि उस टाइम पे हिटिंग करते हुए विकेट मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस चीज़ में कभी आई नहीं कि उन्हें हिटिंग की ज़रूरत पड़े। जी, वो शुरू से मेरे ख्याल से पहले ही बॉल से वो बहुत कंट्रोल में रहे उनके बैट्समैन। जसप्रीत बुमराह भी जैसे आए 3rd ओवर लेके, ऐसा लगा नहीं कि जसप्रीत बुमराह कोई बहुत महान गेंदबाज की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगा कि पिच बिल्कुल आसान है बॉलिंग के लिए, और सॉरी बैटिंग के लिए बिल्कुल आसान है। और भारत में मतलब एक बॉल भी मेरे ख्याल से लगभग कोई बीट नहीं हुए वो। मैं वही देख रहा था कि अगर हम थोड़े ध्यान से देखें तो मुश्किल से मुश्किल एक जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत अच्छी यॉर्कर डाली थी जो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी। अगर वो शायद अगर ऑफ स्टंप पे होती तो शायद हमें बाबर आजम का मेरे ख्याल से विकेट मिल जाता। एक वो बॉल थी जो बहुत अच्छी रही, उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि एक बीट भी अगर हमने पाकिस्तान के बैट्समैन को किया तो या तो पाकिस्तान के बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला है या फिर हमारे बॉलरों ने बहुत ही बुरी बॉल की है। लेकिन जैसे बार बार जब हम रिजवान की बात करते हैं कि वो उनकी बैटिंग उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। जैसे हमने इस मैच में भी देखा, अभी दूसरे मैच में उनके साथ न्यूजीलैंड के साथ भी, जहाँ बाबर आजम आउट हुए, पाकिस्तान की टीम ने विकेट खोए, 4-5 लगातार खोए अपने विकेट। तो स्ट्रगल किया उन्होंने वहाँ पे कहीं ना कहीं। लेकिन जो हमारे से बॉलर को जो मैंने देखा मोस्टली इस मैच में, वो ये था कि वो लेग स्टंप पे ज़्यादा बॉल डाल रहे थे। जी, हमने देखा भुवनेश्वर कुमार इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, मतलब उनके एक वेपन है कि वो दोनों तरफ बॉल को स्विंग कर सकते हैं। बट हमने देखा नया बॉल उन्होंने मेरे ख्याल से 1st ओवर वही लेके आए थे, बट स्विंग इतनी हुई नहीं जितने शाहीन अफरीदी ने की। शाहीन अफरीदी ने तो मतलब क्या बोले, कितनी अच्छी बॉलिंग की उतनी कम। रोहित शर्मा जैसा विकेट पहली बॉल पे ले लिया, और उसके बाद इन फॉर्म इंडिया के KL राहुल को क्या इन स्विंग करती। कुछ बात करेंगे उस बॉल पे। हाँ देखिए, पहली बॉल अगर हम देखें दोनों मैचेस में शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा को, और दूसरे मैच में मार्टिन गुप्ता को, दोनों को यॉर्कर मारी, इन स्विंगिंग यॉर्कर वो भी। हाँ। तो नए बैट्समैन के लिए जो पहली बॉल खेलता है उसके लिए हमेशा उसके माइंड में ये सेटअप रहता है कि यार बॉल मुझे फ्रंट फुट पे मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। और वहीं पे उन्होंने गलती करी, और वहीं पे मेरे ख्याल से प्लान हो सकता है शाहीन अफरीदी का, जो उनका पेस है, जो उनके पास स्विंग है, कि उन्होंने पहली बॉल दोनों मैचेस में अगर आप देखें
उन्होंने इन स्विंगिंग यॉर्कर मारी है वो एक्स्ट्रा पेस का यूज़ किया उन्होंने राइट हैंडर्स को, और उन्होंने मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली होगी मोहम्मद आमिर से, जिस तरह से उन्होंने बहुत परेशान किया भारत को 2017 में भी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके साथ T20 में कुछ 2016 में भी वो ऐसी बॉल करते थे, इन स्विंग लाते थे बॉल, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। तो उन्हें पता भी है कि भारतीय बल्लेबाज थोड़ा इन स्विंग जो बॉल आती है उसमें थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। आप रोहित शर्मा की बात कीजिए, आप विराट कोहली की बात कीजिए, और वही काम KL राहुल के साथ हुआ। KL राहुल भी एक इन स्विंगिंग बॉल पे आते हुए विकेट दे बैठे अपनी। और मुझे थोड़ा लगता है कि अगर KL राहुल मेरे ख्याल से, पर उनका नेचुरल जो फ्लो है वो फ्रंट फुट में पहले उनका पैर आता है, उसके बाद वो जो है बैक फुट या फिर फ्रंट फुट पे खेलते हैं, लेकिन उस बॉल पे इतना टाइम मिला ही नहीं। शाहीन अफरीदी क्या गेंद थी वो, 145 प्लस। देखो अगर हम देखें शाहीन अफरीदी की जो स्पीड है उसमें अगर बॉल मूव करे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक एज ए बैट्समैन, और कोई भी बैट्समैन हो वो जनरली ये सोचता है कि अगर बॉल लेफ्ट आर्म स्पेसर डाल रहा है तो बॉल उसे बाहर छोड़ती भी जाएगी जी, एंगल के साथ बॉल बाहर छोड़ेगी, लेकिन जब बॉल अंदर आ जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसे खेलना। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी, और स्पीड के साथ जब बॉल मूव करती है तो मुश्किल हो जाता है। और वहीं हम बात करें तो भुवी की, जैसे हमने देखा IPL में भी दीपक चहर जो स्विंग के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, उन्हें भी ज़्यादा कुछ खास स्विंग मिली नहीं IPL में आके। आप UAE में ज़्यादा स्विंग नहीं मिली उनको भी, स्विंग नहीं मिली। तो ये हो सकता था कि भारत की कोशिश कर सकती थी कि उन्हें फुल लेंथ पे ड्राइव कराए, कोशिश कराए वहाँ से विकेट लेने की, स्लिप लेके अटैकिंग उसमें, क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप बॉलर देखें तो अटैक मोड में थे वो बिल्कुल। हर बॉल पे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, विकेट मिल रहे हैं, बहुत कंट्रोल था पाकिस्तान का। लेकिन वहीं ना वहीं भारत में थोड़ा बहुत यही था कि उन्हें थोड़ा अटैकिंग रखना चाहिए था, कैचिंग स्लिप्स रखी थी भारत ने, तो वहाँ पे कोशिश करनी थी कि ड्राइव खिलाएं। तो आप क्या थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली की कप्तानी में, थोड़ी कैप्टनसी में जो अटैकिंग मोड था वो थोड़ा कम लगा? एक स्लीप एज ए कैप्टन उन्होंने स्लीप तो प्रोवाइड करी है, लेकिन अगर बॉलर वहाँ पे बॉल नहीं डाल पाएंगे या रेगुलर बेस में डाल पाएंगे, एक दो चौके लगने के बाद हट जाएंगे अपने प्लान से, तो एज ए कप्तान भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो इतना ज़्यादा रन भी नहीं थे बोर्ड पे, और जिस तरह से पाकिस्तान खेल रही थी तो स्लिप एक टाइम तक आप लगा सकते हो, उसके बाद तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है आप 150 रन को ज़्यादा स्कोर था नहीं। जिस तरह से बैटिंग किया पाकिस्तान ने पहली ओवर, मेरे ख्याल से भुवनेश्वर को उन्होंने आड़े हाथ लिया, छक्का मारा और चौका मारा, 10 रन आए पहले ओवर में। तो इंटेंट अपनी पाकिस्तान ने क्लियर कर दी थी कि वो अटैक करेगा, और अटैक किया उन्होंने। 10 विकेट से हम हारे हैं, तो हमने देखे 2-4 रीज़न कि क्या कुछ रहे। मेरे ख्याल से एक चीज़ और कि क्या हम भुवनेश्वर को की जगह शार्दुल ठाकुर खिला सकते थे? बिल्कुल खिला सकते थे आप, लेकिन मेरे ख्याल से जो इस वक्त ये चल रहा है कि आपका प्लेइंग 11 में अगर हम देखें तो भुवनेश्वर कुमार को एज ए सीनियोरिटी और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस पे उन्हें खिलाया गया था, प्रेफरेंस दी गई है एक तरह से, क्योंकि उनका जो वो था IPL अगर आप कहें तो इतना कोई खास नहीं था जिस तरह का हमारा IPL शार्दुल ठाकुर का गया, वो खास करके UAE लेग में उन्होंने एकदम विकेट लिए। इंडिया में जब तक हो रहा था वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे थे, बहुत रन खा रहे थे, लेकिन UAE में आके क्योंकि उन्हें पिच वो शूट कर रही है, क्योंकि जिस तरह से UAE में हमने देखा है, शारजा हो गया, दुबई, अबू धाबी हो गई, वहाँ पे जो बॉल है वो थोड़ा रुक के आ रही है जी, और वहाँ पे वो बॉलर्स बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं जो बॉल कटर्स मारते हैं, जैसे आपके हर्षल पटेल, अवेश खान हो गए थे, शार्दुल ठाकुर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एज ए इनफॉर्म जो प्लेयर है जो अपने विकेट्स रेगुलर ले रहा है, एज ए पिच के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से अगर भारत जाए, पिच को अगर यूज़ करने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। तो देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर, उन्होंने बोला शार्दुल ठाकुर शायद थोड़ी सी बेटर ऑप्शन हो सकती थी, भुवनेश्वर कुमार को हटा के शार्दुल ठाकुर आ सकते थे। पर ये तो हम ये है कि अब मैच हो गया, मैच खत्म होने के बाद चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है प्लेइंग 11 से निकालना, और मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल भी रहा होगा विराट कोहली के लिए कि भुवनेश्वर जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बाहर बिठा दे पहली मैच में। तो उन्होंने एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी शार्दुल ठाकुर के ऊपर। चीज़ें सही नहीं गई, हमें पता है कि हम हारे हैं, बहुत बुरा हारे हैं बल्कि, और इसके लिए हम अपनी कमी के साथ साथ पाकिस्तानी बल्लेबाजी की भी बहुत सराहना करेंगे, उनकी बॉलिंग की सराहना करेंगे। उनका जो इंटेंट था फील्ड पे वो दिख रहा था, मुझे लगता नहीं ऐसा इंटेंट कभी पाकिस्तान ने दिखाया पहले। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करी उन्होंने, खास करके बस वो एक जहाँ पे उन्होंने वो थ्रो कर दिया था, ओवर थ्रो, थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया था शाहीन अफरीदी मेरे ख्याल से। वो 5 रन एक्स्ट्रा आए थे, अगर वो 5 रन एक्स्ट्रा ना आते ना तो 152 का टारगेट था, फ्रीड भी हुआ था उसी बीच, तो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत 10-15 रन थोड़ा भारत को, वो थोड़ा पाकिस्तान एक्साइटेड हो गया था। लेकिन अदरवाइज बहुत जबरदस्ती पूरे कमिटेड दिख रहे थे, वो अपने एफर्ट्स कर रहे थे, पूरे डाई मार रहे थे, कैचेस उन्होंने एक भी नहीं छोड़े। तो जी, हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर इतने अच्छे फील्डिंग में नहीं होते, बट अब ये सरफराज की टीम नहीं है, अब ये बाबर आजम की टीम है, तो ये बहुत डिफरेंस है। तो हमने पहले सरफराज की टीम को लेके थोड़ा एक्सपेक्टेशन रखी कि इंडिया आराम से जीत जाएगी पाकिस्तान से, पर ये तो बाबर आजम की टीम निकली, और बाबर आजम ने जो कारनामे किए हैं इंडिया में वो हमने पहले भी देखे हिस्ट्री में और अब भी देख रहे हैं। तो अब आगे कैसी रहेगी इंडिया की
चीज़ें इंडिया के लिए कितना आसान रहेगा सेमीफाइनल में जाने के लिए, और आने वाला इंडिया का मैच न्यूजीलैंड के साथ जो संडे को खेला जाना है, इसके लिए हम अलग से कवरेज करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और कैसे इंडिया न्यूजीलैंड को पार पा सकती है। न्यूजीलैंड भी एक मैच हार चुका है, इंडिया भी एक मैच हार चुका है। दोनों तो टीमों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, जो भी मेरे ख्याल से हारेगी वो एक तरह से अपने अपने चांसेस बिल्कुल कम कर देगी बहुत और कम हो जाएंगे। चलिए ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो चुका है, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच संडे को खेला जाना है 31 अक्टूबर, दुबई में मैच है। कैसी रहेंगी चीज़ें, क्या क्या होगा, ये सब भरपूर एक्शन हर एक वीडियो में आपको मिलेगा। और ऐसे ही हम पूरी सीरीज़ चालू करेंगे, पूरा वर्ल्ड कप कवरेज करेंगे, स्पेशली इंडिया के मैचेस में क्या 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 हो सकता है। और आने वाले भी बहुत सारे मैच है, बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है। तो आगे क्या कहेंगे सब्सक्राइबर को अपने आप? हम तो फिलहाल यही कह सकते हैं कि इंडिया की जीते इंडिया और खुशी दे। मेरे ख्याल से अगर फैंस को खुशी उससे दे, बड़े कुछ नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान का दोबारा से फाइनल अगर हो जाता है हरा तो के वर्ल्ड कप जीते, तो मेरे ख्याल से एक हमें चुप करने का मौका मिल जाएगा, मौका सोशल मिलेगा। मीडिया पे। बहुत अच्छा मैच होगा। मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में मिले, और बहुत मतलब इससे बड़ा मैच मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको इस मैच को वो करना है, एक तरह से न्यूट्रल रिडीम करना है आपको अपने आप को, तो मेरे ख्याल से फाइनल तो आपको जीतना बहुत बढ़िया पड़ेगा स्टेज होगी। पाकिस्तान के, वो भी अगर पाकिस्तान को आप हरा सकते हैं तो देखेंगे कि भारत सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी। और आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया के लिए कौन सी चीज़ें सही नहीं गई और कौन सी चीज़ें इंडिया नेक्स्ट मैच के लिए अपनी चेंजेस कर सकती है। और साथ में आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइए, सजेस्ट करिए कि नेक्स्ट वीडियो के लिए हम टॉपिक कौन सा कवर करें। जैसे कि आपका ड्रीम 11, आप उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर अगर आपको टीम्स चाहिए तो उसके रिलेटेड भी हम कवर करेंगे, और साथ में वर्ल्ड कप तो हम कवर कर ही रहे हैं। जी हाँ, और तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।